जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आपका YouTube चैनल कौशल जीके जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल ही सहजता के साथ, बिल्कुल ही धैर्य के साथ, बिल्कुल ही ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। बस इसी कंटिन्यूटी को आप लोग जो है कि लगातार रखिएगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का पर्व शुरू हो रहा है। जैसे आप लोग का छठ पूजा ख़त्म होगा, अब एग्ज़ाम का पर्व चालू होगा, रेलवे का पर्व चालू होगा और साथ ही आपका BRSSC बिहार दरोगा का भी जो है कि अब हम लोग उसके ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिहार दरोगा का वैकेंसी लगभग 1835 वैकेंसी या 1871 वैकेंसी आने के कगार पे है। लगभग आपका छठ पूजा के बाद जो है कि वैकेंसी देखने के लिए आपको मिल जाएगा 1871 पोस्ट शायद। ठीक है, तो आप लोग लगातार बनकर रहिए। बिहार सचिवालय का भी वैकेंसी आएगा आपका जो है कि इसी साल 1 से 1.5 महीना में एक से 1.5 महीना के अंदर जो है कि आपको देखने के लिए मिलेगा। और RPF का जो वैकेंसी है उस लेवल का आपको हम तैयारी करवा रहे हैं। उसमें आपका टेक्नीशियन, ALP, NTPC, RPF, SSC GD जितना एग्जाम है आपका आराम से कवर हो जाएगा। साथ ही अगर बिहार पुलिस का भी वैकेंसी अगर आ सकता है तो उसमें भी आप लोग ज़बरदस्त फायदा उठाइएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है कि साइंस को देख लेंगे आधा समय और आधा समय हम लोग आर्ट्स पोर्शन को देख लेंगे। बस आपसे हम यही आशा करेंगे कि आप लगातार बनकर रहिएगा, पूरा क्लास देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए इसी के तरह आज का हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले मोटिवेशनल क्वेट के साथ। तो मोटिवेशनल क्वेट है, हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें भी हवाओं का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो आप लोग अपने खुद पर भरोसा करके पढ़ाई कीजिए। आपको बहुत सारा ऐसा आदमी मिलेगा मार्केट में या आपके गांव समाज में जो आपको निगेटिविटी करेगा। मात्र 1% आदमी आपके घर परिवार हैं जो कि आपको पॉजिटिव रास्ता दिखा सकते हैं और खुद आप उसी 1% में हैं, और बाद में 99% आदमी निगेटिव ही सोचेगा। इसीलिए आप लोग दुनियादारी भाड़ में जाए, बस आप अपना परिवार के साथ रहिए, उनका सब चीज़ आप ध्यान खबर रखते हुए आप तैयारी कीजिए। बाद में कि दुनिया ऐसे आते जाते रहता है, सबके पास कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त आपका 1000 बनेगा, लेकिन जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन जो है कि आपका बहुत सारा दोस्त बनेगा, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब आप घर लौट के आ जाइएगा जो है कि अगर कुछ नहीं होगा तो फिर आपका कोई देखने वाला नहीं है, वही दोस्त आपको पहचानने से इनकार कर देगा। तो चलिए खैर ये सब चीज़ तो आप खुद जान रहे हैं, लेकिन हमको बताना आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़ते हैं तो उनको समझाना आवश्यक होता है। और डेली की तरह 9 बजे हम लोग टेलीग्राम पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद रात के 11 बजे हम लोग लाइव भी आते हैं। तो आप लोग भी लाइव आने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। उसमें हम लोग ईजी लेवल टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रखते हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका ईजी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। बताइएगा, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपको हम जुगाड़ भी देते चलेंगे हल्का फुल्का। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, आपको पता है कि भारत के अंदर में कंगना रनौत जो है वो पहले हीरोइन थी, हीरोइन से अब वह जो है कि सांसद बन चुकी है। क्या बन चुकी है? सांसद बन चुकी है, याद रखिएगा। और सांसद जो बनी है वह सुख से जी रही है। कैसे? सुख से अब वह शिक्षा प्राप्त कर रही है। यानी सुख शिक्षा योजना जो शुरू किया है वह हिमाचल प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो कुल्हाड़ी के लास्ट में रो आ रहा है और याद रखिएगा रो से ही राजस्थान सरकार। कौन सा सरकार? राजस्थान सरकार। कुल्हाड़ी बंद पंचायत योजना, तो याद रखिएगा राजस्थान सरकार। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड ने किया है। किसने किया है? झारखंड ने किया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताना है, सुभद्रा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उड़ीसा। सुभद्रा योजना उड़ीसा। सुभद्रा 3 अक्षर का, उड़ीसा 3 अक्षर का। सुभद्रा 3 अक्षर का, उड़ीसा 3 अक्षर का। तो सुभद्रा योजना का शुरुआत किसने किया है? तो उड़ीसा ने किया है, याद रखिएगा, बहुत फेमस सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अभय हस्तम योजना का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया था? आपको जुगाड़ देते हैं, अभय हस्तम, हस्तम यानी हतसना। क्या करना? हतसना। यानी हम लोग क्या करते थे जब घर में जो है कि मम्मी क्या करती थी, जब हम लोग का तबीयत खराब होता था या कुछ भी, या दौड़ धूप के आते थे, खेल के था, अगर पैर दर्द करता था तो मम्मी तेल लगा के जो है कि हतस देता था, पैर हाथ वगैरह जो है कि। तो याद रखिएगा, तेल लगा के हतसना, तेल लगा के हतसना। यानी हस्तम योजना तेलंगाना, हस्तम योजना तेलंगाना, हस्तम योजना तेलंगाना। यानी हतस जो रहे हैं तेल लगा के, हतस जो रहे हैं तेल लगा के, याद रखिएगा, यानी हस्तम योजना तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है,
अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, लड़का भाऊ योजना किस राज्य सरकार ने, भाऊ जानते हैं, जब महाराष्ट्र का इलाका जब आप पाइएगा तो वहाँ पर बड़े भाई को कहा जाता है भाऊ और छोटे भाई को कहा जाता है भैयू। क्या कहा जाता है, भैयू। तो महाराष्ट्र के इलाका में भाऊ, महाराष्ट्र के इलाका में भाऊ, यानी लड़का भाऊ योजना किस राज्य सरकार ने, तो महाराष्ट्र सरकार ने। किस राज्य सरकार ने, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट परी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी आप लोग को पता है, आप लोग को पता है कि प्रोजेक्ट परी का शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है। तो आप लोग को पता है कि अगर भारत में लड़की को, अगर भारत में हमारे बेटी, हमारे बहन, हमारे महिला वर्ग के जितने भी लोग हैं, अगर हम उनको परी के रूप में देखेंगे तो हमारा संस्कृति बचा रहेगा। यानी परी को हम किस रूप में देखेंगे, तो याद रखिएगा, परी के रूप में महिला को देखेंगे तो हमारा संस्कृति बचा रहेगा। यानी संस्कृति मंत्रालय ने ही आपका परी योजना का शुरुआत किया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना किस राज्य सरकार ने, तो मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने। यानी भाऊ और बहन दोनों महाराष्ट्र, भाऊ और बहन दोनों महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, उल्लास योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो उल्लास लद्दाख, उल्लास लद्दाख, उल्लास लद्दाख। उल्लास में लो आ रहा है सेकंड अक्षर और लद्दाख में भी याद रखिएगा आपका आ रहा है लो, तो उल्लास लद्दाख, उल्लास लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, चिराग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, चिराग योजना। आपको पता है कि हरियाणा भारत के अंदर में खेल के क्षेत्र में एक अकेले चिराग के रूप में काम कर रहा है। तो चिराग योजना हरियाणा सरकार, चिराग योजना किस राज्य सरकार, तो हरियाणा सरकार। चिराग योजना कौन सा राज्य सरकार, तो याद रखिएगा हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, स्कूल ऑन व्हील्स, जुगाड़ दे रहे हैं, स्कूल ऑन व्हील्स। व्हील्स का मतलब होता है गाड़ी, व्हील्स का मतलब क्या होता है, गाड़ी। यानी जब आप बच्चों में गाड़ी से स्कूल जाते होंगे तो आपको जाने में मन लगता होगा, क्या लगता होगा, मन। वहीं जब पैदल जाते होंगे तो पैदल में आपको जाने में मन नहीं लगता होगा। यानी स्कूल ऑन व्हील्स, यानी व्हील्स से स्कूल जब जाते होंगे तो आपको मन लग रहा था, यानी मणिपुर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, मणिपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा, महतारी वंदना। महतारी में तो आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी तो आ रहा है, महतारी में तो आ रहा है, छत्तीसगढ़ में भी क्या आ रहा है, तो आ रहा है। तो याद रखिएगा महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने, तो छत्तीसगढ़ ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सवेरा कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, सवेरा कार्यक्रम। देखिएगा, जब आदमी का एज ढलने लगता है तो कहता है डॉक्टर, या डॉक्टर कहते हैं कि सवेरे सवेरे घुमा कीजिए और हरा भरा चीज़ देखिए। यानी कि सवेरे उठ के हम लोग हरा भरा चीज़ देखते हैं, यानी उससे स्वास्थ्य सही रहता है। यानी सवेरे उठ के हम लोग हरा भरा चीज़ देख रहे हैं, यानी याद रखिएगा सवेरा योजना हरियाणा सरकार, सवेरा योजना हरियाणा सरकार। और ऐसे रटते रह जाइएगा, आप एग्जाम में गलती मार के आ जाइएगा, इसीलिए कुछ जुगाड़ पाने से आप भी याद करने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया है, कुप्पा, कुप्पा, कुप्पा तेल का कुप्पा होता है, कुप्पा जो कहते हैं वो तेल का कुप्पा होता है। और तेल के लिए सबसे फेमस राज्य आप लोग को पता है, गुजरात में जामनगर बहुत फेमस है। यानी कुप्पा गुजरात, कुप्पा गुजरात, कुप्पा गुजरात, कुप्पा गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन, सांस अभियान का शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, सांस अभियान, SAANS, सांस अभियान। यानी कि आदमी जब सांस लेता है, जब आदमी मरने के कगार पे रहता है, अंतिम यात्रा के कगार पे रहता है, अगर उसका सांस चलते रहता है तो उसके जो चाहते हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको मन लगता है कि चलो भाई कम से कम सांस चल रहा है। यानी सांस अभियान में क्या होता है, मन लगता है। यानी मणिपुर, सांस अभियान मणिपुर। और इससे पहले आपको बताए थे मणिपुर में क्या, स्कूल ऑन व्हील्स, यानी व्हील्स से जब स्कूल जाएंगे तो हमको मन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे करंट अफेयर्स का रोल बहुत रहेगा आपका, NTPC में, LP में, टेक्नीशियन में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ लीजिए, आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रोजेक्ट उद्धव का शुरुआत कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा प्रोजेक्ट उद्धव का शुरुआत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। स्वावलंबन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। और उद्धव का शुरुआत भारतीय सेना के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जमरानी बांध हाल ही में चर्चा में था, जो किस राज्य से संबंध है, तो जमरानी बांध है उत्तराखंड में। जमरानी बांध कहाँ में है, तो उत्तराखंड में। जमरानी बांध कहाँ में है, तो उत्तराखंड में। चलिए अब हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखते हैं, ALP और टेक्नीशियन का। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले कवर कर रहे हैं। बताइएगा, कौन सा पादप हार्मोन के कारण
प्रकाश की ओर झुक जाते हैं पेड़ पौधे की पत्तियां। तो बताइए कितना बार बताएं, पेड़ पौधे की पत्ती जो सुबह सुबह सूर्य की ओर झुक जाता है वह ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। और पौधे में जो कोशिका विभाजन होता है वह साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होता है। और बौने पौधे जो लंबे होते हैं वह जिबरेलिन के कारण होते हैं। और फूल जो खिलते हैं वह फ्लोरिजेंस के कारण। फौसे फूल, अब फौसे फ्लोरिजेंस। और पौधे में जो घाव वगैरह होता है, मान लीजिए बच्चा हम लोग क्या करते थे कि कोनो पेड़ के पास बैठ जाते थे, अब फालतू का जो है कि उसको क्या होता था, ब्लेड रहता था हम लोग के पास, आम खाने वाला ये चाकू रहता था, तो उस क्या करते थे, पेड़ का छाल ऐसे ऐसे झुट्टे का छिलते रहते थे ऐसे करके। अब फिर अगले दिन जाके देखते थे उस पर हल्का हल्का जो है कि एक परत बैठ गया है काला काला टाइप का। इसका मतलब हम लोग को जैसे घाव होता है शरीर में, उसी तरह पेड़ पौधों को भी घाव होता है। तो पेड़ पौधों को घाव को भरने के लिए एक उसमें हार्मोन जो है कि भगवान ने दिए हैं, क्योंकि वह भी एक सजीव जंतु के रूप में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, एक उनमें नाम है उस आपका पादप हार्मोन का, जिसका नाम है आपका ट्रोमेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ट्रोमेटिन हार्मोन। ट्रोमेटिन हार्मोन के कारण ही पेड़ पौधे में घाव जो है कि भर जाते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए अब आप यहाँ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, जब वह हार्मोन घाव भरने के रूप में सहायता कर रहा है तो इसका मतलब वो एक डॉक्टर के रूप में काम कर रहा है। जब वो डॉक्टर या चिकित्सक के रूप में काम कर सकता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में भी आया है, अच्छे एग्जाम में, कि कौन से पादप हार्मोन को जो है कि डॉक्टर हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो आप आराम से बताइएगा ट्रोमेटिन। क्या बताइएगा? ट्रोमेटिन। तो चलिए यहीं पर एक सवाल हम आपको बता देते हैं। हमारे शरीर में जो घाव होता है, जैसे हमको भी एगो पैर में घाव हुआ है जो है कि ठीक नहीं हो रहा है, एक घाव हो गया है, उसको बार बार नोचते रहते हैं तो हमेशा जो है कि वो एक्टिव रहता है, सक्रिय ज्वालामुखी बन गया है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी क्या है, वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, हमेशा बर्र बर्र करते रहता है, तो वो आपका सक्रिय ज्वालामुखी। और नारकुंडम बेचारा चुपचाप है, यानी कि वो सुसुप्त है, ठीक है। ठंडा दिन आ गया है, वो बेचारा सुटका हुआ है, तो याद रखेगा नारकुंडम सुसुप्त है। और आपका जो ये क्या कहते हैं, बैरन जो है आपका बर्र कर रहा है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। तो उसी तरह से हमारे शरीर में घाव को भरने के लिए एक आपका वहां पर आता है आपका क्या, तो याद रखेगा विटामिन सी जो है वह घाव भरने में सहायता करता है। और वहीं लसिका, लसिका नाम का जो हार्मोन होता है वह भी हमारे शरीर में घाव भरने में सहायता करता है, याद रखिएगा। जैसे आप लोग को पता है मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप बताइएगा विटामिन सी मिलता है, विटामिन सी मिलता है। इसका मतलब हम लोग क्या करते थे बचपन में, एक जो है कि पूरा जादू वाला चीज़ था कि जहाँ पर घाव वगैरह होता था या कटता उठता था ना, तो वहाँ पर जो है कि घर वाले बोलते थे कि वहाँ पर पेशाब कर दो, जब पेशाब वहाँ पर कर दीजिएगा ना तो आपका वो छूट जाता था। ये हकीकत है, आप दवाई खाते रहिए, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप 2 दिन लगातार अगर पेशाब कर दीजिएगा घाव पे, तो वहाँ पर जो है कि आप आराम से आपका घाव जो है कि पूरा 2 दिन में फिनिश हो जाएगा। यह हकीकत है। इसका मतलब वो विटामिन सी रहता है मूत्र में, इसीलिए घाव जल्दी भरा जाता है, याद रखेगा। और चलिए घाव का अध्ययन बताइए तो आप लोग, तो याद रखिएगा घाव का अध्ययन जो होता है, जैसे मान लीजिए अध्ययन याद नहीं रहेगा घाव का, तो उसके लिए भी हम आपको दवा दे रहे हैं, आपको जुगाड़ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक घाव होता था, घाव जब होता था तो वो जो है कि जब बड़ा घाव जाता था तो वो लाल लाल दिखने लगता है। कैसा दिखता है? लाल लाल टमाटर की तरह दिखने लगता है। यानी याद रखना है आपको, घाव जो दिखता है ना वो टमाटर की तरह दिखता है। इमेजिंग करके याद रखना है, इमेज बनाना है माइंड में। घाव यानी वो टमाटर की तरह, यानी टॉ सही आंसर होगा, यानी ट्रोमेटोलॉजी, याद रखेगा। ट्रोमेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी, घाव का अध्ययन ट्रोमेटोलॉजी। और उधर ट्रोमेटिन जो बताएं आपको, पेड़ पौधे में भी हार्मोन का नाम ट्रोमेटिन बताएं। जब ये चीज स्किल डेवलप कीजिएगा ना, तो आप एक क्वेश्चन पे 5-10 क्वेश्चन ऐसे आप जब बताने लगिएगा, तब आपका अच्छा जॉब आराम से हो जाएगा। और 1-2 क्वेश्चन रटने से कुछ नहीं होगा आपको, ये समझ लीजिए। और जहां पर भी आप लोग टेस्ट लगाते हैं ना, तो वहां पर आप प्रयास कीजिए कि चारों ऑप्शन जो है उससे हमको क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए, कि इसका ये आंसर होगा, इसका ये क्वेश्चन पूछता है तब ये वाला आंसर होता है, इसका ये क्वेश्चन बनता है तब ये वाला आंसर होता है। ये स्किल डेवलप कीजिए। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पढ़ लिए, हाँ जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, चलो राजेंद्र में मार दिया फटाफट, खूब पढ़ लिए, उससे कुछ नहीं होगा आपको। समझ लीजिए, आपको उस पर एनालिसिस करना होगा पूरा गहराई से जाके। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आपको स्किल डेवलप करना होगा, तब जाके रिजल्ट होता है भैया, नहीं तो आप मेरिट तक में छट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो याद रखिएगा, क से कवक, क से काइटिन, क से कवक, क से काइटिन। और कवक का अध्ययन क्या होता है तो आप लोग को बताएं हम माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और कवक और शैवाल जो है वह दोनों आपके जो है कि थाइलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? थाइलोफाइटा। यानी जब भी आदमी कवक का नाम लेता है तो शैवाल का नाम भी अपने आप माइंड में आएगा। यानी याद रखिएगा, आप लोग क्या करते हैं, वो खाते हैं, क्या कहते हैं उसको, मशरूम खाते हैं, तो वो भी कवक शैवाल की तरह ही होता है।
और उसको हम लोग थैला में लेके आते हैं मार्केट से। किस में लेके? थैला में, यानी कवक और शैवाल थाइलोफाइटा, कवक और शैवाल थाइलोफाइटा, कवक और शैवाल थाइलोफाइटा। और याद रखिएगा कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। अगर दोनों में कंफ्यूज करते हैं तो इसमें भी जुगाड़ है मेरे लिए। तो आप एक अक्षर याद रखिएगा स्वाक्य फोसाप, स्वाक्य फोसाप, यानी शैवाल का अध्ययन फौ से फाइकोलॉजी। जब शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी हो गया तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। ये आपको कब काम आएगा? जब एग्जाम में आपको जब दिमाग काम नहीं करेगा, ऊपर नहीं झलकेगा क्या मारे क्या मारे, तब वहां पर आपका ये काम आएगा। और 1 नंबर काफी होता है मेरिट बनने के लिए, समझ लीजिए। अगर हम बात करते हैं कि अभी क्या बोल रहे थे, कवक। हाँ, कवक का क्या होता है? कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिग्लोडेन की बनी होती है। जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिग्लोडेन की बनी होती है। और पादप, पादप यानी पेड़ पौधा, पेड़ पौधा कोशिका भित्ति या पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। याद रखेगा, बहुत अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि गुणसूत्र में वह कौन सा बिंदु पर संलग्न होते हैं, उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। तो याद रखिएगा क्रोमोटाइड्स, क्रोमोटाइड्स पर एक छोटे छोटे बिंदु रहते हैं, उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा mgh + ½ mv² बराबर होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी, याद रखिएगा। और mgh जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा का होता है और ½ mv² गतिज ऊर्जा का होता है, याद रखिएगा। अर्थात ऊंचाई बढ़ने पर कौन सी ऊर्जा काम करती है? तो स्थितिज ऊर्जा काम करती है, क्योंकि उसमें जी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जी लगा हुआ है, याद रखिएगा। mgh यानी जी लगा हुआ है, ऊंचाई पे आपका कौन सा काम करता है? तो याद रखिएगा आपका स्थितिज ऊर्जा काम करती है। और चाबी जो देते हैं हम लोग जो है कि उसमें भी कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा काम करती है। और उठाए गए हथौड़े में भी कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। और बनाए गए बांध में जो पानी रहता है उसमें भी कौन सी ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा। तो ये सब आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कार्बन 12 या फिर C12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे? तो 6.022 × 10⁻23 होते हैं, याद रखिएगा। इसी को हम लोग एवोगाड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किस यौगिक का प्रयोग पेय जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर। किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया या सरकारी स्कूल सब में जो टंकी वगैरह लगा रहता है, उसमें बहुत दिन तक आदमी साफ वगैरह नहीं करता है उसको क्लियर अपने से, तो क्या करते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर जब डाल दीजिएगा तो वो अपने आप पानी साफ हो जाता है। तो याद रखिएगा वो कीटाणु रहित हो जाता है, यानी कीटाणु उसमें जो रहता है वो मर जाता है, याद रखिएगा, यानी कीटाणु नहीं रहता है उसमें। तो उसका प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए सूत्र में ही आ रहा है CaOCl। अच्छा, यानी ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं? क्लोरीन। और जब क्लोरीन बोलेंगे तो परमाणु संख्या नाम आना चाहिए 17। कितना? 17। क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या होती है? कल भी बताए थे हम। वो बड़े बड़े उद्योग में जो शक्ति का इकाई होता है मापने के लिए, वो हॉर्स पावर का प्रयोग करते हैं, यानी अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। और 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट, 746 वाट, याद रखिएगा। और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, याद रखिएगा। और P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है? W/T होता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और शक्ति यानी P बराबर होता है W/T। P बराबर होता है W/T। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहते हैं? अंडप। क्या कहते हैं? अंडप। मादा यानी महिला होता है, यानी जानते हैं हम पहले कंफ्यूज करते थे, मादा को हम समझ लेते थे, उल्टा पुल्टा हो जाता था, कभी पुरुष समझ लेते थे, कभी महिला समझ लेते थे। तो हम जुगाड़ बैठाए कि मादा और नर किसको किसको बोलेंगे, तो मौ से मादा, मौ से महिला हम याद कर लिए आराम से जुगाड़। मौ से महिला, मौ से मादा, मौ से महिला। जब आपका महिला मादा ले लिया तो नर पुरुष ले लेगा, नर कौन ले लेगा? पुरुष ले लेगा। ये सब होता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बल के समीकरण का व्यंजक क्या होता है? F बराबर ma, जो न्यूटन के दूसरे गति नियम से प्राप्त होता है। और न्यूटन के दूसरे गति के नियम को ही त्वरण का नियम कहा जाता है। कौन सा नियम? त्वरण का नियम कहा जाता है, याद रखिएगा। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो है कि आपका जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या गैलीलियो
गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कोई वस्तु जब सीधी रेखा में चल रही है तो वह सीधी रेखा में चलते रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करे। और तीसरे नियम को आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा आप लोग कि पानी से भरे एक गिलास में रखा नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र में या फिर पानी में मछली जो है अपनी वास्तविक ऊंचाई से जो है कि हमको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। वहीं आपका जब आप बर्तन धोते होंगे तो उसमें जब आप वो क्या कहते हैं छोलनी या डब्बू या कलछुल वगैरह डुबाते होंगे तो वहां पर लगता होगा ये टेढ़ा टाइप का दिख रहा है, थोड़ा सा यहां पर ऐसे करके उठा हुआ, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है, यानी अपनी वास्तविक ऊंचाई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। देखिए पहला हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन और धातु हो गया, उसके बाद फिर आपका दूसरा हीलियम हो गया, तो वो भी आपका गैस तत्व हो गया, तीसरा लिथियम हो गया धात्विक तत्व। कौन सा हो गया? धात्विक तत्व। आगे बढ़ते हैं। और आपका हाइड्रोजन में जो है कि एक भी उसमें जो है कि न्यूट्रॉन का संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा, सिर्फ प्रोटॉन का संख्या होता है एक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और आपको बताए थे अम्ल वर्षा जो होता है वह दो गैस के मिश्रण से SO2NO2 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 SO2NO2। और अम्ल वर्षा का खोज जो किया है वह फोरियर ने किया है। किसने किया है? फोरियर नाम के व्यक्ति ने अम्ल वर्षा का खोज किया, याद रखिएगा। और अम्ल वर्षा का जो pH मान अम्ल वर्षा जो कहलाता है वह कब कहलाता है? जब उसका pH मान 5.6 से कम हो जाता है वह अम्ल वर्षा कहलाता है। और मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पे जो है कि मुंह का या दांत का क्षरण शुरू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो तारा में जो प्लाज्मा जानते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे, एक है आपका पदार्थ के जो रूप होते हैं, मुख्यतः 3 रूप होते हैं या 3 अवस्था होते हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। लेकिन चौथा अवस्था जो होता है वह प्लाज्मा अवस्था होता है। और यह प्लाज्मा अवस्था सभी अवस्थाओं में से सबसे चमकीला होता है। सबसे अधिक तापमान भी प्लाज्मा का ही होता है, याद रखिएगा। और सबसे अधिक चमकीला भी जो होता है वह भी आपका प्लाज्मा का होता है। और इसीलिए आप लोग याद रख लीजिएगा कि तारों में जो चमक रहा है तो उसमें भी प्लाज्मा जो बनेगा वह किसके कारण? तो याद रखिएगा उच्च तापमान के कारण, उच्च तापमान के कारण। और पदार्थ का 5वां अवस्था याद रखिएगा, पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की 5वां अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। और चाल मापने के लिए कि हम भाई 60 के स्पीड से चला रहे हैं, 70 के स्पीड से चला रहे हैं, तो इसके लिए स्पीडोमीटर। कौन सा मीटर? स्पीडो। देखते हैं किसी बाइक का स्पीड दे रहे हैं लेकिन उसका अगर स्पीडोमीटर खराब रहता है, जहां पर वो जो घूमता है काटा, तो वो स्पीडोमीटर खराब हो गया। कौन सा खराब हो गया? स्पीडोमीटर खराब हो गया। यानी कि मान लीजिए 5 किलोमीटर अगर आप चले बाइक से तो उसको ओडोमीटर से ज्ञात करेंगे, 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन चाल जो व्यक्त करेंगे वो स्पीडोमीटर से, क्योंकि जिस हिसाब से स्पीड दिए हैं उसी हिसाब से आप जो है कि चाल भी गया वहाँ पर, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और घूमती हुई वस्तुओं का गति पता करने के लिए हम लोग गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? गायरोस्कोप। जैसे आप लोग को पता है जब आप जनरेटर स्टार्ट करते होंगे तो बीच में एक बहुत बड़ा चक्का रहता है घूमने वाला, तो इसका मतलब वो एक ही जगह है, गोल वस्तु है, घूम रहा है कहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट तो उसमें नहीं हो रहा है कुछ, यानी कि वो एक जगह दूसरी जगह नहीं जा रहा है। लेकिन एक ही जगह रहते हुए अगर कोई गोल घूमती हुई वस्तु अगर घूम रही है तो उसका गति जो ज्ञात करेंगे वो गायरोस्कोप से करेंगे। किससे करेंगे? गायरोस्कोप से, यानी वहीं पर गिरगिराते रहता है। जैसे हम लोग क्या करते थे बच्चा में कि वो टायर का जो वो रहता है चक्का ना, मतलब साइकिल का जो चक्का रहता है जिसमें स्पोक वगैरह ऐसे करके रहता है, जब खराब हो जाता था तो हम लोग क्या करते थे, उसको जमीन पे ऐसे रख देते थे, ऐसे सुता के वृत्ताकार ऐसे करके, और उसमें को लकड़ी से ऐसे एकदम दे के गिन 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 गिनाते थे, वो घूमता था चारों साइड। वो जो है कि इसका मतलब है कि वो स्पीड पकड़ता था। यानी हम क्या कहते थे कि मेरा जो है कि ये गिरगिरा रहा है, मेरा मतलब मेरा ज़्यादा गिरगिरा रहा है, यानी कि याद रखिएगा, यानी एक ही जगह है और गिरगिरा रहा है, यानी गायरोस्कोप। यानी एक ही जगह वस्तु जब घूम रहा है तो उसको गायरोस्कोप से ज्ञात करते हैं, याद रखिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे
बच्चों में हम लोग क्या करते थे कि वो जो ताड़ का जो पत्ता होता है ना, ताड़ का पत्ता सूख जब जाता था तो उसको तोड़ के जो है कि उसमें जो है कि एक वो नीम का जो है कि उसको लेके उसमें बीच में ऐसे घुसा के उसके बाद हवा जिधर से जिस दिशा से हवा आता था ना उसके विपरीत में हम लोग खड़ा होके जो है कि उसको पूरा गति देते थे और जो है कि पूरा घूमता था एक ही जगह पूरा। अच्छा हम लोग दिन भर वही बैठ के बनाते रहते थे। और जब वो नहीं चलता था तब हम लोग दौड़ते थे उस दिशा में कि पूरा फास्ट कि मेरा स्पीड घूम रहा है, एकदम गिरा रहा है। या नहीं समझे तो एक चीज और कि आप लोग देखते होंगे इतना बड़ा एगो आता था स्टील का जो है कि किसी ढक्कन का हम लोग काट के बीच में छेद कर देते थे, उसमें रस्सी ऐसे घुसा देते थे, इसको ऐसे तानते थे, कर 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 आवाज करता था। तो इसका मतलब है कि वो एक ही जगह है और घूम रहा है, यानी गिरा रहा है। नहीं कहते अरे यार मेरा गिरा रहा है ज्यादा, तुम्हारा नहीं गिरा रहा है, बस आप भी पकड़ के एकदम पूरा खींचते होंगे कर कर। इसका मतलब है कि वो याद रखिएगा गिर घूम रहा है, यानी गायरोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि कौन सी ग्रंथि मूत्राशय के जस्ट नीचे रहती है? तो याद रखिएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोटेस्ट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्रोटेस्ट ग्रंथि। सुनिएगा, आप लोग जब क्रिकेट खेलते होंगे या कोई भी जब क्रिकेट खेलते होंगे तो उनको जब वो गुप्त अंग पर जब चोट लगता होगा तो सब आदमी बोलते होंगे अरे यार कम से कम इसको बचा के रखो, गुप्त अंग को बचा के रखो। इसका मतलब आप मूत्राशय को या फिर आप गुप्त अंग को जब बचा के रखिएगा, यानी कि आपको बचा के रखने की बात कर रही है, यानी कि उसको प्रोटेस्ट देने की बात कर रही है। किसको देने की बात करिए? प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेक्शन देने की बात करिए। किसको? मूत्राशय को। तो याद रखिएगा मूत्राशय के पास अगर कोई ग्रंथि का नाम लेगा ना तो याद रखिएगा उसको प्रोटेक्शन देना है। मूत्राशय को क्या करना है? प्रोटेक्शन देना है, यानी प्रोटेस्ट ग्रंथि। याद रखिएगा कौन सी ग्रंथि? प्रोटेस्ट ग्रंथि मूत्राशय। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर किस प्रकार की लौह उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा नीली। जब अच्छा एकदम जैसे देखते होंगे जब आप हवा में पूरा एकदम मान लीजिए कि जब आप कहीं पर आग लगाते होंगे, जब उसको पर्याप्त एकदम मिल रहा होता है एकदम हवा, तो वो जल्दी जल्दी एकदम हा करके, जैसे कि बैसाख सब के दिन में क्या होता है कि अगर किसी घर में एक जगह आग लगा ना तो वो हवा बहुत चलता है एकदम खतरनाक, वो दूसरे घर में तुरंत पहुंच जाता है, यानी वो नीला प्रकाश देता है। जब उसको पर्याप्त हवा मिल रहा है तो एकदम फैलते चल जाएगा आग, यानी वो नीला प्रकाश। लेकिन जब उसी चीज को आप ढक दीजिएगा किसी चीज में या फिर उसको एक मतलब सीमित ढंग से उसको वायु दीजिएगा तो वो कम जलेगा, याद रखिएगा। और वो लाल देने लगेगा और धुआं टाइप का निकलने लगेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उससे निकलने लगता है। जैसे आप लोग को पता है, आप मान लीजिए लालटेन जो बचपन में हम लोग जलाते थे, तो लालटेन में क्या होता था, अगर अच्छा से आप साफ उप नहीं कीजिएगा, अच्छा से उसका बत्ती तैयार नहीं करते थे तो वो पूरा रास देने लगता था, ऊपर में पूरा काला हो जाता था। वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और उस गैस का बहुत खतरनाक गैस है। उस गैस को हम लोग दमघुट गैस के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एक रूम में पूरा बंद कर दीजिएगा, कहीं से 1% का अगर बिल नहीं रहेगा कहीं पर जो है कि निकलने के लिए गैस, तो समझिए थोड़ा देर के बाद वो घुट के आदमी वो मर जाएगा। इसीलिए दम घुट गैस के नाम से कार्बन मोनोऑक्साइड को जानते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो उदासीन होती है। कैसी होती है? उदासीन। CO की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन किस प्रकार से होता है? मुकुलन के द्वारा। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा मुकुलन विधि के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सूखी बर्फ के नाम से। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो सूखी बर्फ के नाम से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो अ से अधातु, अ से अम्ल। अ से अधातु, अ से अम्ल। जब अधातु अम्ल हो गया तो धातु क्या होगा? क्षारीय होगा। धातु क्या होगा? क्षारीय। वहीं एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनके ऑक्साइड एम्प्रोटिक होते हैं, यानी कि दोनों मिक्स होते हैं। कैसे होते हैं? मिक्स होते हैं, अर्थात उभयधर्मी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयधर्मी। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस तत्व के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं? तो आप 3 को याद रख लीजिएगा कम से कम, एल्युमिनियम, कॉपर और जस्ता। जैसे क्यूप्रम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, तो ये सबका क्या होता है? या ZNO हो गया, ये सबका उभयधर्मी होता है। ठीक है। और अधातु का हो गया अम्ल, धातु का हो गया क्षारीय। आपको ऑप्शन छांटने में सहायता मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा? तो तना हुआ रबड़ है, बच्चा हम लोग क्या करते थे, रबड़ लेते थे ऐसे करके दूसरे पीठ में या पेट में जाके या माथा में जाके ऐसे मार देते थे। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास स्टोरेज है, यानी स्थितिज ऊर्जा है। जैसे छोड़ते थे वो गति में आके सट से उसका लगता था बस मार दे दनादन चालू। तो याद रखिएगा कि तने हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा और तने हुए तीर में भी आपका स्थितिज ऊर्जा रहता है, ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है किस प्रकार के पौधे के समूह को ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग के पौधे को ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और इसी को हम लोग उभयचर के अंतर्गत भी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी दूरी के हिसाब से विस्थापन देखा जाता है, याद रखिएगा। यानी विस्थापन होगा तभी हम दूरी बोल सकते हैं, और जब तभी दूरी होगा तब हम विस्थापन बोल सकते हैं, जब विस्थापन होगा तभी हम दूरी भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर दोनों एक ही जगह है तो दोनों चीज शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड छूटती है। कौन सी छूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, विरेचन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो पुरुष में विरेचन पाया जाता है, याद रखिएगा, उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं आपका महिला में, तो महिला में स्रावित होता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि सेक्स हार्मोन के रूप में काम करता है। और चलिए आज का लास्ट सवाल हम लोग साइंस में कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लूसेंट को फटाफट हम खत्म कर देंगे 10 मिनट में। बताइएगा आज का लास्ट सवाल जो है कि आपका साइंस में कि किसी परिपथ में विद्युत प्रभाव किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप संभव होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका तार आया, ये वायरिंग कराया है, तो यहाँ से मान लीजिए तार या फिर वायर आया है, तो इसमें जो आपका बिजली यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे हम चार्जर लगाते हैं तब फिर मेरा मोबाइल चार्ज होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जब हस्तांतरण होता है तभी जो है कि विद्युत धारा संभव है आना, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण के फलस्वरूप या आयन के हस्तांतरण के फलस्वरूप विद्युत धारा एक जगह से दूसरे जगह जाती है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग लूसेंट एकदम दे दनादन दो वंश को खत्म करते हैं, आपका खिलजी वंश और तुगलक वंश को फटाफट एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बताइएगा खिलजी वंश का शासन कहां से कहां तक रहा है, तो 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320। और इससे पहले आपको कल हम बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक वाला, गुलाम वंश वाला, ममलुक वंश वाला, सलेब वंश उसी को बोले थे, दास वंश भी उसी को बोले थे। तो वो आपका चला था 1206 से लेकर आपका 1290 तक, अब चल रहा है 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश। तो याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कि खिलजी वंश का स्थापना किसने किया है, तो खिलजी वंश का स्थापना याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसी का भतीजा आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा इनका, जिसका नाम रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन पूछता है कि अलाउद्दीन किस व्यक्ति के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठने से पहले अपने चाचा की हत्या करके बैठा था। तो यही व्यक्ति जो अभी हम अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेंगे, वह अपना चाचा जो रहेगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि इसका संस्थापक था, उसी का हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा खिलजी वंश का स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किलोखड़ी को बनाया था। किसको बनाया था, किलोखड़ी को। वहीं आपको बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां थी, लाहौर, और उसके बाद स्थानांतरित कर दिया था कौन, इल्तुतमिश ने दिल्ली कर दिया था। इल्तुतमिश ने कहां किया था, दिल्ली, याद रखिएगा, आपको हम करवा चुके हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद हसन। और इनका जन्म याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पटियाली में। देखिएगा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हम भी शुरू में गलती मारते थे यह क्वेश्चन कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। ऑप्शन में पटियाला देगा, ऑप्शन में पटियाली भी देगा। तो लोग को लगता है अरे यार पटियाला तो सुना सुनाया नाम है, जाना पहचाना नाम है, पटियाला मार दो। नहीं, पटियाला मारिएगा 100% आंसर गलत हो जाएगा बाबू, बहुत दिक्कत में पड़ जाइएगा। याद रखिएगा पटियाली, क्या मारिएगा, पटियाली। उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। और इनका निधन जो हुआ था वह महगर में हुआ था। अमीर खुसरो का निधन कहाँ हुआ था, महगर में। कहाँ पे हुआ था, महगर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताना है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया। वही निजामुद्दीन औलिया जो जिसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन औलिया ने कहा है। इसीलिए निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली मारना है। कहाँ मारना है, दिल्ली मारना है। वहीं आपको बता दें कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में। वहीं आपको बता दें शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो याद रखिएगा आगरा में या फतेहपुर सिकरी में। सलीम चिश्ती फतेहपुर में, अलाउद्दीन क्या कहते हैं शेख सलीम चिश्ती कहाँ हो गया, तो शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना, तो 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना, तो याद रखिएगा 1296 में। बहुत फेमस सवाल है, आपको बता दे, बहुत हम थोड़ा सा आपको डीप में बताते हैं थोड़ा एक चीज कि सुल्तान और खलीफा में अंतर होता है। बहुत सोचते होंगे कि सुल्तान का मतलब राजा होता है और खलीफा का मतलब भी राजा हुआ करता था, लेकिन नहीं, सुनिएगा, खलीफा जो है
वह बहुत पुराना चीज़ है। खलीफा बहुत पुराना चीज़ है जो इस्लाम धर्म के गुरु के नाम से या इस्लाम धर्म में राजा महाराजा के नाम से जाने जाते थे। लेकिन कुछ दिन आगे चलकर सुल्तान एक नया पद बना। सुल्तान एक नया पद बना। आप लोग को पता है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो बना था वो मोहम्मद गजनी बना था। मोहम्मद गजनी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक बना था। इसका मतलब है कि जब आप इस्लाम धर्म को देखिएगा आपका हजरत मोहम्मद साहब से, तो उस समय जो है कि सिर्फ खलीफा का पद हुआ करता था। खलीफा जो है वह धर्म का भी काम करता था और शासन प्रशासन देखने का भी काम करता था। लेकिन जैसे 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 समय बीतते गया तो एक नया पद आया, सुल्तान का पद। कौन सा पद? सुल्तान का पद। यानी सुल्तान के पद पे कोई अलग व्यक्ति बैठने लगा और खलीफा के पद पे कोई अलग व्यक्ति बैठने लगा। यानी दोनों का दो काम हो गया। तो खलीफा का जो काम था और सुल्तान का जो काम था वो अलग अलग। सुल्तान जो संभालता था वो अलग चीज और खलीफा जो संभालता था वो अलग चीज। और याद रखिएगा, खलीफा जो संभालता था वह धर्म से संबंधित संभालता था और सुल्तान जो संभालता था वह शासन प्रशासन को संभालता था। याद रखिएगा। और अंतिम रूप से भारत के अंदर में खलीफा का पद 1924 तक रहा है। कब रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता दिया आपको। भारत के अंदर में खलीफा का पद का अंतिम रूप से जो सफाया हुआ है 1924 में। और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के बाद जो है कि इसका निधन होने के बाद यह पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो चलिए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बताइएगा आप लोग कि अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? तो अली एवं गुरसाप अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, अमीर खुसरो कहां से लेकर कहां तक दिल्ली सुल्तान में रहते थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो बलबन से शुरुआत किए थे रहना और मोहम्मद बिन तुगलक तक रहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही इन्होंने कहा था जो है कि निजामुद्दीन औलिया ने, कि दिल्ली अभी दूर है। और मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो दिल्ली सल्तनत के सबसे शिक्षित एवं बुद्धिमान शासक थे। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल ये है, आता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पहली बार सेना को नगद वेतन एवं अस्थायी सेना की नींव रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना भी रखा और उसको नगद वेतन देने का भी काम किया। और बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो लागू किया था वह भी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत फेमस सवाल है कि आप लोग पढ़ते होंगे कि कम तौलने वाला का जो है कि शरीर से ही मांस काट लिया जाता था। ये सब आप यदि पढ़ते होंगे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, घोड़ा दागने एवं सैनिकों को होलिया लिखने की प्रथा का शुरुआत किसने कराया है? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/2 भाग। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस व्यक्ति को भेजा था? तो दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक कफूर को। बहुत अच्छा सवाल है। मलिक कफूर को दक्षिण भारत की विजय के लिए किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। जमायत खाना का मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया है। जमायत खाना का मस्जिद याद रखिएगा, उसमें से जो अलाई दरवाजा है ना, इसको एकदम यहां पर फिट कर लीजिएगा भैया, एग्जाम के लिए प्रबल दावेदार है। अलाई दरवाजा इसलिए फेमस है क्योंकि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न जो कहा जाता है, याद रखिएगा, अलाई दरवाजा को। और यही जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, या दैवी अधिकार के सिद्धांत को भी प्रचलित किया था अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किस व्यक्ति ने जो है कि आपको नवाजा था? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सिकंदर ए सानी। पिछले दिन हम लोग टेलीग्राम पे भी एक क्वेश्चन आया था, टेलीग्राम टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, सिकंदर ए सानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आपका अलाउद्दीन खिलजी को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, तारीखे फिरोज शाही के लेखक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। तारीखे फिरोज शाही के लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में रहते थे। बहुत अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। रीला नाम का पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता। रीला नाम का पुस्तक किसने लिखा है? इब्न बतूता। वहीं याद रखिएगा, खजाइनुल फतू पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। खजाइनुल फतू पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर खुसरो। रीला पुस्तक के लेखक है इब्न बतूता। और फतूहस लातिन पुस्तक के लेखक है इसामी। कौन है? इसामी। याद रखिएगा। कम से कम आपको 2 पुस्तक यहां पर याद रखना पड़ेगा, एक रेला याद रखना पड़ेगा, एक तारीखे फिरोज शाही याद रखना पड़ेगा, जियाउद्दीन बर्नी का। ये दोनों कम से कम आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल आप लोग बताइएगा, कौन सा शासक को नग्न स्त्री और पुरुष की संगत प्रसिद्ध थी? तो मुबारक खिलजी। यानी देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आपको याद करवा देंगे सब दिन के लिए। नग्न स्त्री
यानी बिना कपड़ा सब पहने हुए स्त्री, और फिर आपका पुरुष बिना कपड़ा पहने हुए, यानी दोनों को हाथ मिलवाता था, बोलता था मुबारक एक दूसरे को बोलो, क्या बोलो, मुबारक बोलो, यानी मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी, यानी कि महिला पुरुष को हाथ मिला के क्या बोलवाता था, मुबारक, यानी मुबारक खिलजी, मुबारक खिलजी। याद रखिएगा, आपका स्त्री और पुरुष का संगत पसंद था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जब इनको नग्न स्त्री और नग्न पुरुष का संगत पसंद था, तो इसका मतलब वो ऐसा काम भी कर सकता था कि वह कभी कभी स्त्रियों का वस्त्र पहन के राज दरबार में भी दौड़ सकता था, तो वो भी मुबारक खिलजी ही आपको आंसर लगाना है। दोनों एक ही में टिक आउट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और खुरासान एवं कराची का युद्ध भी अभियान भी किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक का नाम बताइए जिन्होंने संभवतः पहली बार नहरों का निर्माण कराया। तो आप लोग यहां पर सुनिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक अगर पूछेगा, तो पहला शासक में मारिएगा आप लोग कौन चीज? तो आप लोग मारिएगा मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सबसे अधिक नहर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर का निर्माण करवाने वाला फिरोज शाह तुगलक। क्यों करवाया था? क्योंकि उसके काल में दासों की संख्या सबसे अधिक थी, फिरोज शाह तुगलक के काल में। और जब सबसे अधिक दास की संख्या हो गया, तो इसका मतलब सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार भी कौन दिया है? तो फिरोज शाह तुगलक। यानी 3 क्वेश्चन, सबसे अधिक बेरोजगार को रोजगार फिरोज शाह तुगलक, सबसे अधिक दास किसके में था? तो फिरोज शाह तुगलक। और जब सबसे अधिक दास था, तो सबसे अधिक नहर भी बनवा लिया, उससे बैठा क्या करता? सबसे अधिक नहर भी बनवा लिया, तो सबसे अधिक नहरों की संख्या भी कहां में बनाता? तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन पहला नहर का स्थापना किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने, याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, जो कि आपका तुगलक वंश का स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, स्वपनशील, पागल और रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। और बुद्धिमान मूर्ख के नाम से भी मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन सा विभाग का स्थापना किया? तो अमीर एक कोही। अमीर एक कोही, यानी याद रखिएगा, अमीर एक कोही, क से कोही, क से कृषि, क से कोही, क से कृषि, क से कोही, क से कृषि। कुछ ऐसा, आप ये नहीं कि सब आपके माइंड में फिट होगा बात, नहीं, कुछ आपको क्लू से भी याद रखना पड़ेगा, कुछ इमेज करके। कि हम, मेरा डेली आप अगर सेशन देखते होंगे, तो हम बहुत सब चीज़ रिपीट भी करते हैं बार बार, और एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप लगातार बनकर रहिएगा, तभी फायदा होगा, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसमें कोई आपको दुराई वाली बात नहीं है कि आपको हम फुला रहे हैं। तो याद रखिएगा, दीवान एक कोई, जैसे आपको आज माइंड में हम बता दिए, दीवान एक कोई जो था वो कृषि विभाग था। तो अगला दिन क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्या आपको नहीं मारने का फर्ज बनता है? कंपटीशन इतना हार्ड है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, यानी आपका दिमाग लौट लेगा। अच्छा, दीवान एक कोई, कोई यानी क से कोई, क से यानी कृषि शायद बता रहे थे, क कुछ बोल रहे थे। तो ये चीज आपको स्किल डेवलप करना होगा, तब जीके होगा भैया। मैथ रीजनिंग नहीं है कि इधर से उधर उड़ा दिए। ठीक है, आपको जीके है, जीके के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित किया? तो दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और याद रखिएगा, देवगिरी को जो है कि इसका नाम दौलताबाद भी बाद में रखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। इब्न बतूता का घर जो था वो अफ्रीका महाद्वीप था, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को। कौन सा? मोरक्को। मोरक्को का ही इब्न बतूता था, याद रखिएगा, मोरक्को का ही इब्न बतूता था। तो इब्न बतूता जो थे वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही भारत पे आया था, याद रखिएगा, 1333 में। कब आया था? 1333 में। और इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम अभी तुरंत बताए थे, रिहला। क्या बताए थे? रिहला। क्या बताए थे? रिहला। इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या बताए थे? रिहला। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक जो है कि मेहनत करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्जाम आपके सिर पे है। और इस बार अगर आप मिस हो गए तो समझ लीजिए बिहार में भी चुनाव खत्म हो गया है, और आपका इधर लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया। बिना 5 साल के पहले अब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इस बार चूक गए तो समझिए कि फिर तब बहुत बड़ा दिक्कत का सामना शायद आपको करना पड़ जाएगा। और समय रहते आप अभी भी अब अपने आप को आपसे जो है कि सीमित करके, दुनियादारी से दूर करके आप रूम में पैक होकर मस्त 2-3-4 महीना एकदम धुइयां उड़ा दीजिए, बाद में कि जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम सेशन को यहां पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।